आपके संसाधन एवं विकास बुक भाग 2 के सेकंड चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तंजानिया, जो कि एक अफ्रीका का एक छोटा सा देश है अफ्रीका का एक छोटा सा गांव है कि एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती थी। माम्बा नाम की कोई लड़की थी या कोई स्त्री थी जो पानी लाने के लिए शीघ्र उठती थी। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों को बकरियों के देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी ये उनके परिवार के साल भर के खाने योग्य के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर, जो न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है, प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बड़ा बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। माम्बा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। इस चैप्टर में आपको भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवन के जो संसाधन हमें मिलते हैं उसके बारे में, उपयोगिता के बारे में बताया गया है। जिसमें सबसे पहले टॉपिक है आपका भूमि। भूमि में क्या दे रहा है? सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग पर भूमि है और जो 70% भाग बचा, टोटल 100% होता है, जिसमें 30% पे तो भूमि है और 70% पे पानी है, समुद्र है हमारे। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़-खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कोई कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। भूमि का उपयोग कैसे कैसे होता है? भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। कृषि वानिकी मतलब खेती में, खनन यानी जमीन को खोद के उसके अंदर से कोयला निकालना, पेट्रोलियम निकालना, ये सब जमीन भूमि के ऊपर सड़कें बनाना और उद्योगों की स्थापना करना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं कि वो भूमि का किस तरीके से उपयोग करते थे? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, वहाँ की भूमि कैसी है, स्थलाकृति स्थल की आकृति कैसी है, ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है, मैदानी है या कैसी है, मृदा कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, खनिज कैसा है और जल की उपलब्धता, वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जल की उपलब्धता कैसी है। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि भी बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा
संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विश्व विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि के संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कंकड़ों के कारण आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ भूस्खलन जैव पदार्थ, या आपको मैं बाद में बताता हूँ भूस्खलन क्या होता है। पहले यहाँ से खत्म करते थे इस टॉपिक को। खनिजों एवं जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से प्राप्त होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय की प्रक्रिया क्या होती है कि जैसे जैसे पानी का बहाव आता रहता है तो वो अपने साथ साथ मिट्टी को बहा देती है, मिट्टी का कटाव कर देती है। उसे वहाँ से क्या बोलते हैं, अपक्षय की प्रक्रिया बोलते हैं, जिससे खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब देखते हैं भूस्खलन क्या होता है। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी की बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्राय भूकंप और बाढ़ या ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। जिस जगह पे भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी आते हैं उसी जगह पे ये भूस्खलन की घटना भी घटती है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। या तो लंबे समय तक भारी वर्षा होती रहेगी तो जो ज़मीन के अंदर से जो खोखलापन होता है ज़मीन के अंदर, उसमें पानी जगह बढ़ जाएगा, जिससे मिट्टी गल जाएगी और मिट्टी गलने से वो क्या है, ढह जाएगी। तो उसे क्या बोल देंगे, भू का स्खलन। मतलब भू यानी धरती और स्खलन यानी गिर जाना। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता की अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का मुख्य विषय है। यही इसका भूस्खलन होता है। ये यहाँ पर मृदा है और ये इसके आसपास इसको प्रभावित करने वाले कारक है कि ये किन किन मृदा को किन किन कारकों से प्रभावित होती है मृदा। तो ये सब उसके देख लीजिएगा। ये मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जलक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं। अब मृदा अपरदन और क्षीणता। मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। एक तो मृदा अपरदन, जिससे मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव होना, मिट्टी का बहकर जाना पानी के साथ, और क्षीणता मतलब मिट्टी का पतला होना जिससे वो आसानी से बह सके। ये दो मुख्य खतरे हैं मृदा के लिए। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक सबसे इम्पोर्टेंट है वनोन्मूलन, वनों की कटाई, अतिचारण, जनसंख्या का बढ़ना, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। मतलब फैक्ट्रियों में ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशकों का बनना, उनके अंदर केमिकल्स का यूज़ करना, ये भी मृदा निम्नीकरण के लिए कारक है। वर्षा का दोहन,
भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार है, जैसे कि मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी हो जाती है। ये रहा जैसे का वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपयोग हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। ये चाय की खेती के लिए ऐसी जमीन बनाई जाती है जहाँ से सीढ़ी नुमा पर्वत को काट दिया जाता है, जिससे जो समतल सीढ़ी होती है उस पर तो खेती की जा सके, और जो ढलान वाली जगह है वहाँ से पानी नीचे आसानी से पहुँच जाए धीरे धीरे। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते हुए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, जैसे कि ये आपको इस डायग्राम में दिखा रखा। रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। यह मृदा आवरण नहीं है, मृदा अपरदन है। मृदा का अपरदन रोकने के लिए जो जहाँ पर तटीय प्रदेश होते हैं, जहाँ पर समुद्र लगा रहता है, नदियाँ निकलती रहती है, वहाँ पर तटीय तट पर वहाँ पर तटीय क्षेत्रों में पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिससे वो मृदा का अपरदन रुक सके। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। चट्टान व बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नलियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।